हेलो बच्चों, तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया। अब सेकंड चैप्टर है गॉस थ्योरम, ये शुरू होगा। फर्स्ट चैप्टर के पूरे लेक्चर्स हो चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी एनसीईआरटी के लगवा दिए गए हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करोगे, हम बताएंगे, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर है गॉस थ्योरम, इस पर आज टॉपिक रहेगा। तो पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि गॉस थ्योरम थोड़ा इंटरकनेक्टेड ज़्यादा है। शुरुआत के दो लेक्चर तो कम से कम आप बहुत सिस्टमैटिक ढंग से देखिए, समझिए, और कोई दिक्कत आएगी तो हमको कमेंट करना। तो आइए अब शुरू करते हैं। आपका ये जो चैनल है गामा फिजिक्स क्लासेज में गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के लिए सबसे पहले तो आप एक टॉपिक समझिए, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हो सकता है आपने अभी तक सोचा हो कि या किसी तरीके से ना क्लियर हो कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, लेकिन ऐसा नहीं है। एरिया एक सदिश राशि है। एरिया क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। तो अगर सदिश राशि है उसकी दिशा क्या होगी? जैसे ये पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल है, ये अगर ये वेक्टर है तो इसकी दिशा क्या होगी? पृष्ठ क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा उस पृष्ठ पर खींची गई लंब रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होती है। तो अगर इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पूछी जाए तो लंब रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। अगर ऐसे ही ये कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा इस पर खींची गई लंब रेखा के अनुदिश बाहर की ओर है। अगर इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी दिशा क्या होगी? इस पृष्ठ पर खींची गई लंब रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। तो पृष्ठ क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा उस पृष्ठ पर खींची गई लंब रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होती है। मान लीजिए एक हम कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई पृष्ठ है, किसी भी शेप का है। शेप से हमको कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन इसके एरिया का परिमाण ए है और इस पर खींची गई लंब रेखा ये है, लंब रेखा है, ठीक है। इसकी एरिया का परिमाण ए है और लंब रेखा ये खींची गई है। इस लंब रेखा के अनुदिश यूनिट वेक्टर ये एन कैप। वेक्टर के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अगर बीच में हमको कोई ज़रूरत लगती है कि हमको टॉपिक क्लियर करने के लिए बताना पड़ेगा तो हम बताते रहेंगे। ये एरिया है, एरिया का परिमाण ए है और इस पर खींची गई लंब रेखा के अनुदिश इकाई सदिश ए एन है, एन कैप है। तो वेक्टर ए माने एरिया वेक्टर का मान ए माने वेक्टर का इस पृष्ठ का परिमाण इंटू एन कैप ये होगा। तो एरिया वेक्टर का मतलब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा उस पृष्ठ पर खींची गई लंब रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होती है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है ये है, अगला टॉपिक है सॉलिड एंगल, घन कोण, सॉलिड एंगल। बच्चों तैयारी करते रहिए, गॉस थ्योरम को थोड़ा डीपली देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब चीज़ें समझ में आएंगी। सॉलिड एंगल क्या है? देखिए, कोई एक कल्पना करिए, एक वृत्त की कल्पना करिए, एक सर्किल की कल्पना करिए। सर्किल पर कोई भी उसके परिधि के कोई दो बिंदु ले लीजिए। किसी वृत्त की एक कल्पना की जाए, एक वृत्त है, ये वृत्त है, इस वृत्त के परिधि पर कोई दो बिंदु लेकर के और केंद्र से मिला दिया जाए। तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच, परिधि के दो बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के बीच एक कोण बन जाता है। इस कोण को समतलीय कोण कहते हैं, प्लेन एंगल, समतलीय कोण। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के बीच बनने वाला कोण समतलीय कोण कहलाता है। ये आप पहले के क्लासेज में पढ़ चुके हैं और इसका मात्रक रेडियन होता है। अब एक गोले की कल्पना करिए। गोला, वृत्त की बात नहीं करें, गोला जैसे कोई मान लो फुटबॉल है, फुटबॉल गोला है, साइकिल का पहिया वृत्त है। तो गोले की कल्पना करिए, एक गोला सोचिए। गोले के पृष्ठ का कोई एक अवयव, पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक पूरा गोला है, गोले का थोड़ा भागा, मान लो एक बॉल है, फुटबॉल है, उसका थोड़ा टुकड़ा आपको मिल गया। अब उस गोले के ये फुटबॉल का एक टुकड़ा मिल गया, ये कोई टुकड़ा है जो फुटबॉल का है, ठीक है। फुटबॉल का एक भाग टूट गया, मान लो फुटबॉल फूट गया, उसका थोड़ा भाग आपके पास है। तो इसके हर पृष्ठ को, माने इसके किनारों को, उस टुकड़े के पूरे सभी किनारों को अगर केंद्र से मिलाया जाए, सभी किनारों को अगर केंद्र से मिलाया जाए
तो आप कल्पना करिए सॉफ्टी जैसा बन जाएगा ना, उसके किनारों को अगर केंद्र से मिलाया जाए तो सॉफ्टी जैसा बन जाएगा। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र O पर, केंद्र कह लेते हैं, केंद्र पर ये जो कोण बनाया गया इसको घन कोण कहते हैं। ठीक, घन कोण क्या होता है? गोले के किसी पृष्ठीय अवयव द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। मान लीजिए ये पृष्ठीय अवयव अल्प है, अल्प मान है डी ओमेगा, डी का यहाँ अल्पांश के लिए डी लिख दिया जाता है। ये क्षेत्रफल अवयव अल्प क्षेत्रफल डी ए, डी ओमेगा नहीं, डी ए क्षेत्रफल अवयव डी ए, और ये जो घन कोण जब क्षेत्रफल कम होगा, थोड़ा टुकड़ा गोले का होगा तो छोटा कोण बनाएगा, बड़ा टुकड़ा होगा तो बड़ा कोण बनाएगा। तो ये जो केंद्र पर कोण बनाया ये डी ओमेगा है। इस गोले की त्रिज्या आर है, कितनी? आर त्रिज्या के किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल डीए द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण अगर डी ओमेगा कहें तो डी ओमेगा बराबर होता है डी ए अपान आर स्क्वायर। हमको यहाँ घन कोण से ही टॉपिक की जरूरत है, हमको समतलीय कोण की जरूरत नहीं है। तो घन कोण को एक बार फिर से समझिए। गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है इस कोण को घन कोण कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई गोला है जिसकी त्रिज्या r है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है, r त्रिज्या के किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल dA द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया घन कोण d ओमेगा हो तो d ओमेगा बराबर dA अपान r स्क्वायर। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है बेटे? स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को ऐसे एस आर लिखते हैं, एस आर, स्टेरेडियन का संकेत एस आर, स्टेरेडियन। अच्छा, अगर डीए का मान आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, यदि ऐसा हो जाए, यदि डीए बराबर आर स्क्वायर तो डी ओमेगा का मान डीए और आर स्क्वायर बराबर हो गए तो एक स्टेरेडियन हो जाएगा। क्यों? डी ओमेगा बराबर एक स्टेरेडियन। तो क्या तय हुआ? परिभाषा देखिए, स्टेरेडियन की परिभाषा यहाँ से निकल रही है। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले के उस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है माने बनाया जाता है, एक ही बात है। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले के उस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित किया जाता है जिसका मान गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। घन कोण की परिभाषा अगर आती है तो ये लिखा जाए, क्या? एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले के उस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है जिसका मान गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। ठीक है बेटा, क्लियर? अच्छा, अब देखिए ये डी ओमेगा अल्पांश की बात है। अगर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा, अगर अंश बढ़ेगा तो परिणामी राशि बढ़ेगी। अगर डीए बढ़ेगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो घन कोण ओमेगा बढ़ेगा। अगर डीए बढ़ाते बढ़ाते गोले की पूरी सरफेस एरिया ले ली जाए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया जाए तो घन कोण का अधिकतम मान हो जाएगा। और घन कोण का अधिकतम मान को माने ओमेगा मैक्सिमम कह लें। ओमेगा मैक्सिमम हमेशा इंटीग्रल द्वारा डिनोट किया जाता है। इंटीग्रल का मतलब संपूर्ण होता है, तो ओमेगा मैक्सिमम का मान इंटीग्रल डी ओमेगा, और इंटीग्रल डी ओमेगा जब करेंगे माने घन कोण का संपूर्ण मान जब निकाला जाएगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल का पूरा मान रखा जाएगा। गोले का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कट गया तो ओमेगा मैक्सिमम कितना आ गया बेटे? ओमेगा मैक्सिमम बराबर इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर 4 पाई। तो ये घन कोण की बात हो गई। यहाँ पर आपने जो डेरिवेशन किया, जो परिभाषा देखा गया टॉपिक में, इसमें गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल केंद्र पर जो कोण अंतरित कर रहा है। मान लीजिए कोई पृष्ठीय अवयव ऐसा, यहाँ तक ठीक है, क्लियर हो गया। कोई पृष्ठीय अवयव दूसरा ऐसा लिया जा रहा है, देखिए ये कोई पृष्ठीय अवयव है, ये कोई पृष्ठीय अवयव डीए है, डीए, ये पृष्ठीय अवयव डीए है। यहाँ पर बिंदु ओ है, बिंदु ओ से इस पृष्ठीय अवयव को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, बिंदु ओ से पृष्ठीय अवयव को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, ये यूनिट वेक्टर।
पृष्ठीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा उस पृष्ठ पर खींची गई लंब रेखा, तो क्षेत्रफल सदिश अगर वेक्टर डीए की बात करें तो लंब रेखा के अंदिश बाहर की ओर होती है। यहाँ पर देखिए इस बिंदु को चलो हम पॉइंट क्षेत्रफल अवयव का बिंदु P कह लेते हैं। रेखा OP और क्षेत्रफल अवयव DA, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक R है। OP डिस्टेंस कितनी है? R। तो रेखा OP और क्षेत्रफल अवयव DA के बीच का कोण, ये कोण थीटा है। अगर बिंदु O को केंद्र मानकर OP त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जाए, बिंदु O को केंद्र मानकर OP त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जाए, तो यह एक अन्य पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला, ठीक से देखिए, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बिंदु O को केंद्र मानकर OP त्रिज्या का एक वृत्त, आपने गोला, वृत्त का है गोला खींचा जाए, बिंदु O को केंद्र मानकर OP त्रिज्या का एक गोला खींचा जाए, तो ये तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला भाग जो आया, ये जो भाग आया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मान DA cos थीटा कैसे होगा, यहाँ पर हम आपको थोड़ा समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देकर समझो, ये DA है, ये DA है, और ये जो आपने इस यहाँ से एक खींचा है, ये बिंदु O को केंद्र मानकर जब ये क्षेत्रफल खींचा गया है, ध्यान से समझना बेटे, बहुत बढ़िया समझ जाओगे। तो यहाँ पर ऐसे, अगर यहाँ केंद्र O है, ऐसे सीधी रेखा मिलाएं तो ये जो मिल गया, ये इस त्रिभुज को देखो, ये वाला एंगल थीटा है, ये DA है, ये DA है। तो एक तरीके से अगर इसको हम मिला दें तो ये समकोण त्रिभुज मान सकते हैं। देखो ये समकोण त्रिभुज मान सकते हैं, इसको ऐसे मिला दिया तो ये कोण थीटा है। ये समकोण त्रिभुज अगर हो गया तो इस वाली भुजा की बात करते हैं। देखिए इधर ये कोण थीटा है, इस भुजा, इस कोण के लिए ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ये समकोण है, यहाँ पर समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये आधार हो गया, ये गोले का जो पृष्ठ हो गया ये आधार हो गया, और जो क्षेत्रफल वेक्टर जो एरिया दी गई थी वो कर्ण हो गया। तो आधार बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा? कर्ण कास थीटा। तो ये इसका मान कितना आ गया? कर्ण कास थीटा, और कर्ण है DA, तो ये मान कितना आ गया? ये क्षेत्रफल कितना आ गया? DA कास थीटा। माने ये जो DA कास थीटा है इसको गोले का पृष्ठ माना जा सकता है। ये गोले का पृष्ठ नहीं है, क्योंकि यहाँ से OP रेखा के साथ क्षेत्रफल सदिश का बनने वाला कोण थीटा है, 90 डिग्री का नहीं है, तो ये गोले का पृष्ठ हो गया। इसको क्षेत्रफल DA का प्रक्षेप कहते हैं, प्रोजेक्शन, प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है। अब इस स्थिति में जो घन कोण अंतरित किया जाएगा, अभी तो गोले का हो गया, परिभाषा क्या कहती है? गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। तब उस स्थिति में डी ओमेगा बराबर, वहाँ था DA लेकिन वो गोला था, यहाँ गोला ये है, और इसका क्षेत्र, अगर ये क्षेत्रफल DA है तो ये क्षेत्रफल DA नहीं रह गया, DA कास थीटा क्या आ गया? DA कास थीटा अपान R स्क्वायर। ठीक है। तो वैसे कुल मिलाकर के आप कह सकते हो DA कास थीटा अपान R स्क्वायर, डी ओमेगा बराबर DA कास थीटा अपान R स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला है। क्यों? अगर गोला एग्जैक्टली होगा तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि गोले के केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा और उस बिंदु पर पृष्ठ खींची गई लंब रेखा एक ही हो जाती है, तो थीटा 0 हो जाता है। तो ये जनरल फार्मूला हो गया, डी ओमेगा बराबर DA कास थीटा अपान R स्क्वायर। अगर संपूर्ण घन कोण की बात करें तो ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगा, ओमेगा मैक्सिमम बराबर इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर इंटीग्रल DA कास थीटा अपान R स्क्वायर, और इसको आपने कहा था 4 पाई। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, घन कोण की बात क्लियर हो गई। घन कोण चाहे आप एग्जैक्टली गोला लेंगे, अगर गोले के अलावा कोई पृष्ठ है तो उस पृष्ठ का गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप लिया जाएगा, DA कास थीटा अपान R स्क्वायर, घन कोण हो गया। अब वैद्युत फ्लक्स बताएंगे। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन की परिभाषा हो गई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझिए क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है जैसे ये कोई पृष्ठ है, ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा हुआ है, वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर भी जा रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं
वैद्युत बल रेखाएं एक समान हो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि वैद्युत बल रेखाएं एक समान ही हैं। वैद्युत बल रेखाएं हो सकता है एक समान ना हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए नहीं स्थित है, तो ये क्षेत्रफल है कोई, ये कोई पृष्ठ है जो वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है। वैद्युत क्षेत्र ई एक समान नहीं है, लेकिन ये पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है। इस पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल अवयव हमने ले लिया, ये क्षेत्रफल अवयव अल्पांश है, ये क्षेत्रफल अवयव अल्पांश है। और क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो इस पर खींची गई लंब रेखा के अंदिश क्षेत्रफल सदिश अगर वेक्टर डीए कहें तो इस पर खींची गई लंब रेखा के अंदिश बाहर की ओर, ये पूरा पृष्ठ है, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर पृष्ठ का अल्पांश अवयव अल्प क्षेत्रफल डीए लिया गया, जिसमें वेक्टर डीए ये है। वेक्टर डी इतनी दूरी में हम वैद्युत क्षेत्र को एक समान मान सकते हैं। चूंकि क्षेत्रफल अवयव बहुत कम लिया गया है तो वैद्युत क्षेत्र को एक समान मान सकते हैं। ये वाला एंगल मान लो थीटा है, यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीए के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा सुन लो। परिभाषा ऐसे एक मोटी मोटी परिभाषा कही जाए तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये वाली परिभाषा केवल उस स्थिति में लागू है जब ये क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो एग्जैक्टली, लेकिन सदैव क्षेत्रफल ये पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर अगर लंबवत नहीं है तो भी ये परिभाषा यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल डीए वैद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा को कोण बना रहा है। तो एक और परिभाषा है कि ये जो ई डॉट डीए माने होता है स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन। वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान ई और डीए का, वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश डीए का स्केलर प्रोडक्ट होता है। ई और डीए का स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये अल्पांश क्षेत्रफल अवयव की बात करते हैं। अगर पूरे की बात करते हैं तो सदैव यहाँ इंटीग्रल लग जाएगा। यहाँ इंटीग्रल पूरी एरिया की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रल लगाकर ऐसे कोने में ए लिख दिया जाता है तो इसको एरिया इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एरिया इंटीग्रल। इसको वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई की एक परिभाषा आ गई वैद्युत, ध्यान से सुनिए, यही परिभाषा हमेशा आपको बताना है, लिखना है। अगर खाली डेफिनेशन पूछी जाए तो ये लिखिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ई का सरफेस इंटीग्रल होता है, एरिया इंटीग्रल होता है, पृष्ठ समाकल होता है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ई का पृष्ठ समाकल होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है। ठीक, क्लियर परिभाषा? फिर से सुन लो। आप अगर खाली परिभाषा पूछी जाए तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, लेकिन ये आदर्श परिभाषा नहीं। आदर्श परिभाषा ये है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का पृष्ठ समाकल होता है, एरिया इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल भी कह सकते हैं। तो फाई ई बराबर एरिया इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। एरिया इंटीग्रल का मतलब बेटे जैसे ये है, ये एरिया है इसकी, लेकिन अगर वो क्लोज सरफेस है, जैसे कोई बलून रख दिया जाए वैद्युत क्षेत्र के भीतर, उस स्थिति में फाई ई बराबर, तब यहाँ क्लोज्ड इंटीग्रल होता है। ये क्लोज्ड इंटीग्रल का चिन्ह है, ऐसे बनता है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अगर क्लोज्ड इंटीग्रल नहीं, क्लोज्ड नहीं है सरफेस, तो एरिया इंटीग्रल रखेंगे। अगर सरफेस क्लोज्ड है तो क्लोज्ड इंटीग्रल रखेंगे। फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। अब वैद्युत फ्लक्स के बारे में सुनिए। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? स्केलर है, वेक्टर नहीं है। वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है तो इसमें केवल चिन्ह का ध्यान रखा जाएगा। अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं,
अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर जा रही, प्रवेश कर रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। प्रवेश कर रही तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा, और बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के भीतर जा रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, और बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देख लीजिए क्या होगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए, फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की मात्रक लिख रहे हैं बेटे, हाँ मात्रक हो जाएगा। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम इंटू ये डीए एरिया है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, मात्रक हो गया। विमीय सूत्र भी देख लो, इसी समय डायमेंशनल फार्मूला देख लो क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला न्यूटन के लिए होता है, बल का मात्रक है, मालूम है आप लोगों को, mL⁻² इंटू मीटर स्क्वायर, तो L स्क्वायर बटे कूलाम, कूलाम का AT क्या आ गया? mL³ T⁻², T⁻² ये है, और ये ऊपर जाएगा -1 और हो जाएगा, तो T⁻³ A⁻1 ये हो गया, मात्रक हो गया इसका। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक और ऋणात्मक कब होगा? अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करेंगी तो ऋणात्मक होगा, बाहर निकलेंगी तो धनात्मक होगा। वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब आगे देखिए, अब अगला टॉपिक है गॉस थ्योरम।